हाय स्टूडेंट्स। सो आज हम आ गए हैं जो हमारा 10 कदम सेशन है उसके लास्ट सेशन पे। और स्टूडेंट्स, आज हम सेंटर ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस चैप्टर पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेदांत जूनियर साइंस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। बच्चों, ये एक फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज़ है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इसको अवेल करने के लिए, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, आप उस फॉर्म को भर दीजिए एंड यू विल बी मेड पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज। नॉट ओनली दिस, वी हैव अ बैच विच गोज ऑन बाय द नेम ऑफ NSGS रिवीजन कैंप। आपको वो बैच भी फ्री में मिल जाएगा अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं तो। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी एवरीवन and join this test series and also join the NSGS revision camp in which we solve questions on a daily basis. Alright, and apart from this बच्चों, ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसको आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे NSGS 2024 लिखने वाले बच्चे वो प्रेजेंट हैं और यहाँ पे हमारी जो NSGS एक्सपर्ट है निधि पराशर मैम, शी इज़ ऑल्सो प्रेजेंट देयर एंड शी गाइड्स द स्टूडेंट, शी मेंटर्स द स्टूडेंट। जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी इस ग्रुप पे दी जाती है। यू कैन ऑल्सो आस्क योर क्वेरीज एंड डाउट्स ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, सो डू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एंड मेक यूज ऑफ इट। ऑन दैट नोट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बेस्ड है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके ऊपर, प्लस कुछ इन्फ्रेंसेस अगर हम निकाल पाएं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास, ठीक है, टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास हैव इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड दिस। तो देखो, आगे का क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ लूंगा। अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है एक मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम की, तो उसका तरीका ये होता है मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल। और भी अगर मासेस होंगे तो इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे और फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मास के साथ, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला अगर मैं फिलहाल अप्लाई करूं तो मासेस इक्वल दे रखे हैं, लेकिन वो मासेस है कितने वो हमें बता नहीं रखे, m मान लेते हैं, ठीक है। तो m इंटू 2i कैप, ओके, ये हमने m1v1 कर दिया है। इसी तरीके से m इंटू 2j कैप, ठीक है, ये हमने m2v2 कर दिया है। इसको डिवाइड करेंगे m प्लस m से, तो ये कैलकुलेशन पूरी करने के बाद वी विल गेट i कैप प्लस j कैप। ऑलराइट, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट अ गिवन इंस्टेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमसे एक्सेलरेशन निकालने को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास का, तो हम बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करते हैं, बस वेलोसिटी की जगह पे एक्सेलरेशन आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें बता रखा है कि एक पार्टिकल इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है जबकि दूसरे का एक्सेलरेशन हमेशा जीरो है, ठीक है। तो इस बात को यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे m इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस m इंटू जीरो डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 2m। तो यहाँ से आ जाएगा i प्लस जे डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और एक्सेलरेशन, ये देखो ये कांस्टेंट बता रखा है, तो फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दूसरे का भी कांस्टेंट है विच इज जीरो, इट्स ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो हुआ वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बच्चों, कोई भी पार्टिकल या कोई भी एंटिटी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज कांस्टेंट इन डायरेक्शन, कोई भी एंटिटी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो उसके पाथ की केवल दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है पैराबोला, ठीक है। इसको याद रखने का बहुत सिंपल एक तरीका है, हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और उसमें दो ही तरह के पाथ हो सकते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ से मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी ट्रीटेड एज अ गुड एग्जांपल ऑफ एनी टू डायमेंशनल मोशन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। इसमें भी बच्चों स्ट्रेट लाइन कब आती है, लाइक अगर तुम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर रहे हो उसमें स्ट्रेट लाइन कब आएगी, उसमें स्ट्रेट लाइन आने के क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है मैं बताता हूँ। अगर तुमने पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी जीरो करके रिलीज कर दिया, मतलब अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वो स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन के अलॉन्ग होती है, एक्सेलरेशन के पैरेलल होती है, दैट इज वन केस। द अदर केस इज यू गिव अ वेलोसिटी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जैसे मैंने नीचे की तरफ एक स्टोन को थ्रो करा तो वो नीचे ही गिरता जाएगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है। या फिर मैंने ऊपर की तरफ थ्रो करा, यानी कि एक्सेलरेशन के ठीक ऑपोजिट, ठीक है।
मतलब कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्ट्रेट लाइन पाथ आने के दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, ठीक है। उसमें भी स्ट्रेट लाइन तब आता है जब एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज आइदर जीरो और व्हेन इट और द इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इन तीनों में से अगर कोई केस नहीं हुआ तो फिर पैराबोला बनना तय है। यहां पे नोटिस करो कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी आ रही है, क्योंकि ये भी आई प्लस जे के लॉन्ग है, ये भी आई प्लस जे के लॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए पाथ की एक ही पॉसिबिलिटी बनती है और वो है स्ट्रेट लाइन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्ट्रेट लाइन विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या यूज किया, हमने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, सिमिलर फॉर्मूला एक्सेलरेशन का यूज करा। दोनों को आने के बाद हमने इस बात को रिकॉल करा कि पैराबोलिक पाथ और स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में दो ही पाथ होते हैं, पैराबोलिक और स्ट्रेट लाइन, कौन सा पाथ कब हो सकता है, उसको यूज करके हमने इस क्वेश्चन को आंसर करा है। ऑलराइट, so let's go to the question number 2 now. Again, it's a question which is again based on the same this formula, this this formula, acceleration formula, ठीक है। apart from that it is based on Atwood's machine of, ये question क्या कह रहा है, two particles having mass ratio n:1 are connected by a light inextensible string that passes over a smooth pulley। तो ये Atwood's machine की बात हो रही है, ये एक स्मूथ पुली मान लेते हैं और इसे स्मूथ पुली से हमने दो मासेस को हैंग कर दिया है। एक का मास अगर मैं m मान लेता हूं तो दूसरे का मास n टाइम्स ऑफ n है, और इसको रिलीज करने पे क्या होगा, ये मान लो नीचे जाएगा किसी एक्सेलरेशन से तो ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये होता है हैवी मास माइनस द लाइटर मास डिवाइडेड बाय द टोटल मास, ओके, इनटू g, इस तरीके से लिखा जाता है। तो फिलहाल ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगा nm माइनस m डिवाइडेड बाय nm प्लस m इंटू जी, ठीक है। तो ये बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू जी, ओके। तो ये बन गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दोनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन a है, ठीक है। कई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर इस फॉर्मूले के अनुसार, ये जो फॉर्मूला था इसके अनुसार दोनों का एक्सेलरेशन अगर a हो तो a कॉमन आ जाएगा और फिर m1 प्लस m2 से कैंसिल हो जाना चाहिए और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो भी a के बराबर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मतलब कई बच्चे इस तरह का लॉजिक दे देते हैं, लॉजिक गलत नहीं है लेकिन वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड a है, ये वेक्टर सेम नहीं है डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। मतलब अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं इनमें से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव चूज कर लूंगा। लेट्स से मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव चूज कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि ये जो nm मास है इसका एक्सेलरेशन है प्लस a, और ये जो स्मॉल m मास है इसका एक्सेलरेशन है माइनस a, और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल मास के साथ, ठीक है। तो ऐसा करने पे नोटिस करो क्या बनेगा, ऐसा करने पे बनेगा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a। नोटिस करो ये a है, यहाँ पर a कॉमन आ गया, अब a को यहाँ से सब्सटीट्यूट करेंगे हम, ठीक है। तो ओवरऑल फिर ये बन जाएगा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जी। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगा n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जी, यानी कि जो ऑप्शन सी होगा दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में किस तरह से करना है, ऑलराइट। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस वन। एंड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, टू कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। तो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लिया, ठीक है। जो बच्चे आर्ट और क्राफ्ट, मतलब जो क्राफ्ट्स में मतलब पेपर से वो बनाते हैं ना अलग अलग, कभी बोट बनाते हैं, कभी क्या बनाते हैं, वो सब करते हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की होंगी। तो एक स्क्वायर को हम यूँ 4 छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एंड देन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फोल्डिंग वन कॉर्नर, ठीक है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको फोल्ड कर दिया सो दैट दिस पॉइंट नाउ कम्स हियर, ठीक है। सिमिलरली हमने इसको फोल्ड करके यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, इस तरीके से। आ रहा समझ में, सो दैट वी फाइनली गेट अ शेप लाइक दिस, ठीक है, वी फाइनली गेट अ शेप लाइक दिस, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पे डबल लेयर है पेपर की, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पेपर प्रेजेंट था, तुमने इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लगा दिया, तो यहाँ पे डबल लेयर है पेपर की, यहाँ पे भी डबल लेयर है पेपर की। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर हम, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगर हम इसको ओरिजिन मान ले, ठीक है, अगर इसको ओरिजिन मान ले तो फिर सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें। अब देखो एक बात तो पहले यहीं पे ध्यान दे देते हैं कि ये एक्स एक्सिस बनेगी और ये वाई एक्सिस बन जाएगी,
and we can see that this structure whatever we are getting this is symmetric about the x axis, ठीक है, ऊपर नीचे सेम चीज़ है, यानी कि सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे ही लाई करने वाला है, विच बेसिकली मीन्स कि y कोऑर्डिनेट तो जीरो ही आएगा। और ये बात तुम ऑप्शंस को नोटिस करो, चारों ऑप्शंस में जीरो दे रखा है, तो क्वेश्चन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान रखा है कि हम केवल सिमेट्री को यूज़ करके कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट ना कर दें, ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने वाले ने ध्यान रखा है इस चीज़ का, ठीक है। तो हमें y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है, हम x कोऑर्डिनेट पे ही फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई जो कि हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी चाहिए। और क्या ध्यान रखना चाहिए, एक और चीज़ ध्यान रखो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में अगर या किसी भी अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, वो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर होता है, ठीक है, ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पर होता है, ठीक है। एंड सेंट्रॉइड जो है ये इस ऑल्टीट्यूड को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तो ये रेशियो भी मतलब कि ये लेंथ भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो इस बात को हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल कंसिडर दैट माई स्क्वायर इज मेड अप ऑफ सच ट्राइंगल्स, जैसे ये अगर मैं एक एंटिटी मान लूँ तो हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर मेकिंग अप माई स्क्वायर, थिंक अबाउट दिस, ठीक है। आई थिंक देर आर अ टोटल ऑफ 8 ट्राइंगल्स, ठीक है। एक स्क्वायर 4 छोटे स्क्वायर में डिवाइड हो जाएगा और हर एक छोटा स्क्वायर 2 ट्राइंगल से बना हुआ है, सो वी टोटल हैव 8 ट्राइंगल्स, ओके। एंड इफ आई पे अटेंशन टू ओनली 1 ट्राइंगल, ठीक है, जैसे अच्छा इस ट्राइंगल की ये वाली देखो ये पूरी लेंथ 2a दे रखी है, ये पूरी लेंथ 2a दे रखी है, तो ये लेंथ a हो गई, ठीक है। यानी कि जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की जो ये वाली लेंथ है, जो नॉन हाइपोटेन्यूज वाली लेंथ है, वो ए लेंथ की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ मानता हूँ, ठीक है, एक ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ मानता हूँ, ठीक है, इसकी साइड लेंथ अगर a है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये यहाँ से कितना दूर हुआ, तो ये होगा, जैसे ये लेंथ अगर 1:2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू a, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा एक ट्राइंगल का, इस बात का मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मुझे 8 ट्राइंगल्स को प्लेस करना है, एक ट्राइंगल का मास m मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। दूसरे ट्राइंगल को हम प्लेस करेंगे, ठीक है, तो दूसरे ट्राइंगल को प्लेस करेंगे, इसी तरीके से एक और ट्राइंगल को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, इसी तरीके से एक और ट्राइंगल को यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये हो गए, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे एक और ट्राइंगल को प्लेस करेंगे तो ये मास 2m हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और ट्राइंगल को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये मास भी 2m हो जाएगा, ठीक है। ये मास m था, ये मास m था। यहाँ पे एक ट्राइंगल को प्लेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक ट्राइंगल को प्लेस करेंगे, तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो टोटल मिला के हमने कितने प्लेस कर दिए एक बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्लेस किया है 2m, यहाँ पे हमने प्लेस किया है ये भी 2m, तो 4m हो गया, ठीक है। फिर m और m 6m और फिर एक और m और m, ठीक है, तो ये मिला के 8m हो गए। तो हमने सारे ट्राइंगल्स को प्लेस कर दिया है। तो अब हमने क्या किया है, हमने अपने सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमने कन्वर्ट कर, सिस्टम ऑफ ट्राइंगल्स को हमने पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, इन पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा इनका, तो देखो जैसे ये डिस्टेंस a/3 आया था वैसे ही ये डिस्टेंस a/3 आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो आएगा ये 2a/3 आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी 2a/3, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार कोऑर्डिनेट्स बनाता हूँ, ठीक है, मतलब कि हम व्हाट आर वी क्लेमिंग नाउ, सो वी हैव अ 2m मास केप्ट हियर सच दैट इट्स x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट जो है ये a/3 है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन y कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वी हैव अनदर 2m मास हियर जिसका x कोऑर्डिनेट है a/3 और y कोऑर्डिनेट में हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। वी हैव m मास हेयर जिसका x कोऑर्डिनेट है -a/3, ठीक है, y कोऑर्डिनेट में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे भी एक मास है m मास है जिसका कोऑर्डिनेट है -a/3। देन यहाँ पे और यहाँ पे पार्टिकल्स है, इनका मास भी m है और इनके कोऑर्डिनेट है -2a/3, ठीक है, और इसका भी है -2a/3, ठीक है। तो बस अब हम XCM का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो XCM का फॉर्मूला देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये माइनस, तो 2 टाइम्स इंटू m इंटू -2a/3, ठीक है। सो वी हैव टेकन केयर ऑफ दीज, मैं काटता जाता हूँ, ठीक है। हमने इस वाले पार्टिकल का और 2 पार्टिकल्स को हम डील कर चुके हैं, अब इन दोनों को डील करते हैं। तो माइनस अगेन 2 टाइम्स ऑफ m
इंटू यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस a/3 डालते हैं, ठीक है। सो हमने इसका और इसका भी कर दिया है। अब इस 2m का, सो प्लस 2m इंटू a/3 इंटू 2, क्योंकि 2 हैं, 2m मास के 2 हैं, एंड दिस एंटायर थिंग विल बी डिवाइडेड बाय 8m, ठीक है। इसको पूरे को 8m से डिवाइड करेंगे। तो अब अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, देखो a/3 को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ma/3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ma/3 कॉमन आ गया, डिनोमिनेटर में 8m है, उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। a/3 गया, ठीक है, यहाँ से भी a/3 कॉमन गया, a/3 कॉमन गया, इनफैक्ट m भी गया, m भी गया और m भी गया। तो बचा क्या, -4 -2 यानी कि -6 और ये +4, तो -2 बचा, ठीक है। वापस कर लेते हैं, -4 -2 -6 + 4 -2, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो क्या क्या आ रहा है, ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर गेटिंग a/12 विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। ये 2 और 8 कैंसिल होके, सो -a/12 इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो ऑप्शन डी जो है, दिस लुक्स लाइक द करेक्ट ऑप्शन। सो ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगा। अगर आप खुद सॉल्व करेंगे, अगर आपको खुद को आइडिया क्लिक कर जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन इतना लंबा नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन डी। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। तो ये क्वेश्चन में कोलिजन की बात हो रही है। अब इसके अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, पहले मैं वो फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो सपोज़ ये एक m1 मास है जो कि चल रहा है u1 स्पीड से, और ये एक m2 मास है जो कि चल रहा है u2 स्पीड से, ठीक है। और इनका कोलिजन हुआ, ठीक है। तो ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइड किए, और कोलाइड करने के बाद फिर ये सेपरेट हो गए, ठीक है। तो सेपरेट होने के बाद मान लेते हैं m1 मास जा रहा है v1 वेलोसिटी से, और m2 मास जा रहा है मान लेते हैं v2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो हाउ डू वी राइट v1 एंड v2, ठीक है। तो v1 लिखने का तरीका होता है m1 माइनस em2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ओके, इंटू u1, ठीक है, प्लस 1 प्लस e इंटू m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से लिख के हमने क्या किया, जैसे पार्टिकल 1 की वेलोसिटी u1 थी, तो उसका एक कोएफिशिएंट, मतलब कि इस वेलोसिटी का कुछ पार्ट और इस वेलोसिटी का कुछ पार्ट, इनसे मिलके v1 बनेगा। इसी तरीके से v2 को बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, बस 1 और 2 सब्सक्रिप्ट को इंटरचेंज कर दो। तो v2 जो बनेगा, ये बनेगा, ध्यान देना, ये बनेगा m2। नोटिस करो मैं इसमें m1 और m2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो m2 माइनस em1, ठीक है, इंटू u2 नाउ, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। सब्सक्रिप्ट्स इंटरचेंज हो गए, सब्सक्रिप्ट्स, ठीक है। नीचे m1 प्लस m2 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 प्लस e इंटू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये तो फॉर्मूले है। अब इन फॉर्मूलों को मैं यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं कैसे। तो क्वेश्चन में हमको बता रखा है कि mc और ma, ठीक है, इन दोनों का मास b के मास का 4 टाइम्स है। यानी कि अगर मैं b के मास को m मान लूँ, तो ये 4m मास है और ये भी 4m मास है, ठीक है। और बीच वाला पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो, हमको जो सबसे पहले सिचुएशन गिवन है वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले b चल रहा है इधर v स्पीड से, और c रेस्ट पे है, ठीक है। इसका मास है m और इसका मास है 4m, ठीक है। आ रहा समझ में। तो पहले कोलिजन के बाद, ठीक है, मतलब आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, मान लेते हैं b इधर जा रहा था vb1 से, ठीक है, और c मान लेते हैं इधर जा रहा था vc1 से। तो 1 बता रहा है कि एक कोलिजन हो गया है, ठीक है। फर्स्ट कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं सेम फार्मूला अप्लाई करूं, देखो, अगर मैं vb1 लिखूंगा, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी लिखते वक्त मैं क्या करूंगा, b का मास माइनस दूसरे का मास इंटू e 1 है, कोलिजन इलास्टिक दे रखा है, ठीक है। तो e की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे, ठीक है, हमने ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ, m1 माइनस m2, m1 हो गया m, m2 हो गया 4m, e हो गया 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू u1 था v, प्लस, अब नोटिस करो कि इस वाले केस में ये तो रेस्ट पे है, तो यानी कि अगर u2 0 है तो ये पूरी टर्म ही डिसअपियर हो जाएगी, तो हमें कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी बन गई, ये वैल्यू बन जाएगी -3/5v। नेगेटिव वैल्यू हमें ये बता रहा है कि b एक्चुअली उल्टी डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। कर लेंगे उसको अभी।
अब अगर मैं VC1 निकालता हूँ तो नोटिस करो, जब तुम V2 निकाल रहे हो U2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन U2 तो 0 है, ठीक है। तो 0 प्लस, अब हम लिखेंगे 1 प्लस E इंटू, ठीक है, इंटू द मास ऑफ द अदर पार्टिकल m इंटू द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ से आ जाएगा 2v/5। तो ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन सिचुएशन ये थी कि ये पीछे जा रहा था 3v/5 से और ये आगे जा रहा था 2v/5 से, ठीक है। ये पहले कोलिजन के बाद सिचुएशन थी। अब देखो इसके बाद क्या होगा, तो पहले कोलिजन के बाद B चल रहा है 3v/5 से और A इधर है जो कि रेस्ट पे है जिसका मास 4m है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है B जाके उसको टक्कर मारेगा ही मारेगा। अब देखो B की टक्कर के बाद क्या होगा, ये चीज़ अब तुम्हें वापस दोबारा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ था, m मास के पार्टिकल ने एक दूसरे पास पार्टिकल जिसका मास 4m था उसको आगे हिट किया और 4m रेस्ट पे था। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। m मास का पार्टिकल उस 4m मास के पार्टिकल को टक्कर मारा और 4m मास का पार्टिकल रेस्ट पे है। तो यहाँ पे इस B की जो इनिशियल वेलोसिटी जिस फैक्टर से डिवाइड हो गई थी, यहाँ पे भी वही होना चाहिए, यानी कि A जो है वो इधर जाना चाहिए कितना, 2/5 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ B। तो 2/5 ऑफ 3v/5 से, ठीक है। और B अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए और उसकी वेलोसिटी अपनी प्रीवियस वेलोसिटी का 3/5 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो ये हो गया ये 9/25, ठीक है। अब C इसके आगे था और C चल रहा था 2v/5 से। अब मुझे चेक करना है कि ये नंबर 9v/5 या 2v/5 में कौन बड़ा है। अगर मान लो B की स्पीड यानी कि 9v/5 अगर 2v/5 से ज़्यादा है तो B कभी ना कभी जाके C को हिट कर देगा और ये थर्ड कोलिजन होगा। लेकिन अगर ये कम है, जो कि कम लग रही है मुझे, क्योंकि देखो यहाँ पे 9v/25 है, ठीक है, यहाँ पे 2v/5 है। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 10v/25। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वी कैन कंपेयर नाउ। तो 10v/25 9v/25 में 10v/25 बड़ा होगा, यानी कि C अभी भी तेज चल रहा है, ठीक है। मतलब B ने जाके A को टक्कर मारी, B पलट गया, B पलट के आ रहा है। अब B C के अलॉन्ग, C की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन वो C से स्लो है तो वो कभी भी C को पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और A और B के बीच में तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी कि कोई फर्दर कोलिजन नहीं होने वाले, ठीक है। सो देयर आर टोटल ऑफ 2 कोलिजन दैट कुड हैव हैपेंड, ठीक है। सो 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर बच्चों, समझाया किस तरह सॉल्व किया हमने। सो दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इम्पल्स के ऊपर बेस्ड है। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल रेगुलर हेक्सागन पे चल रहा है v स्पीड से। सो इफ दिस इज अ हेक्सागन, ओके, सो पार्टिकल इज मूविंग एट अ रेगुलर हेक्सागन विद अ कांस्टेंट स्पीड v। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल जब मूव कर रहा है वो मान लो v स्पीड से आ रहा था और जब वो इधर आ गया तो v स्पीड से आ रहा है। तो स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। तो इस कॉर्नर पर क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है तो यहाँ पर कुछ इम्पल्स लगा होगा, ठीक है। और ये इम्पल्स हम कैसे लिखते हैं, ये इम्पल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम प्लस माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। यानी कि हमको क्या करना है, हमारे पास एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इसकी कुछ लेंथ है, इसको p लिख देता हूं मैं। और हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हमें उल्टा करके ऐड करना है। तो उल्टा करके ऐड करना है तो ऐसे ऐड हो जाएगा, ये माइनस p हो गया। ये समझ आ रहा है, ये दिस इज p फाइनल, दिस इज p इनिशियल, माइनस p इनिशियल। हमें इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी विल गेट अ वेक्टर लाइक दिस। एंड नोटिस दैट दिस एंगल विल बी 60 डिग्री एंड दीज टू लेंथ्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल तो आइसोसेलेस होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी लेंथ भी p के बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो हमसे इसी का मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। सो जो आंसर होगा वो होगा m इंटू v0, ये होगा आंसर। लेकिन मुझे तो ऑप्शन में ये दिख ही नहीं रहा। ऑप्शन में दिखेगा, थोड़ी बुद्धि लगाओ। यहाँ पे जैसे साइन π/6 है तो ये हाफ हो गया ना, तो ये वाला ऑप्शन एक्चुअली mv0/2 है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये साइन π/3, ये √3/2, वैल्यूज डाल दो, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे साइन π/3 √3/2, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे साइन π/6 हाफ होता है, तो 2mv0 इंटू हाफ mv0, तो ए ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में तुम्हें वेक्टर एडिशन करना था एंड ए ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट, नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 6, ओके। ये क्वेश्चन कह रहा है अ बॉल ऑफ मास 1 kg स्ट्राइक्स अ हैवी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे ना ये हैवी जो है दिस इज द कीवर्ड, ठीक है। हैवी चीज़ों को जब मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट्स को जब फाइनाइट मास के ऑब्जेक्ट्स आके टकराते हैं तो मैसिव ऑब्जेक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे चल रहे वैसे ही चलते रहेंगे।
तो आफ्टर कोलिजन ये जो प्लैंक है ये स्टिल इट वुड बी मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब बॉल भी ऊपर जाएगी और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इलास्टिक कोलिजन मान लो। इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी वही होना चाहिए। मतलब इसकी वेलोसिटी को अगर मैं v मान लूँ तो मैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को लिखूंगा v-5 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना था, वो था 10 + 5, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि v की जो वैल्यू है, ठीक है, कितनी हो गई, ये 20 हो गई, ठीक है। तो ये बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाने लगी। अब अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो बॉल का जो फाइनल मोमेंटम है यानी कि मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये मैं लिखूंगा मास ऑफ बॉल इनटू द वेलोसिटी, ठीक है। ये लिख दूंगा मैं, ये यूनिट्स आएगी kg मीटर पर सेकेंड। और जो इनिशियल मोमेंटम था, ठीक है, तुम चाहो तो ऊपर वाली डायरेक्शन को अगर j मानना चाहो, इसको अगर j मानना चाहो, इसको अगर x मानना चाहो तो यहाँ पे j लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। p इनिशियल कितना था, नीचे की तरफ मूव कर रही थी, वेलोसिटी थी 10, मास था 1, तो ये होगा 10 × -j, ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ यू टेक द डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन यही बोल रहा है कि इंपल्स इंपार्टेड बाय द प्लेटफॉर्म, सो द चेंज इन मोमेंटम करोगे तो 20j -10, तो +10 हो जाएगा ये, तो 20 + 10 30, सो 30 वुड बी द आंसर। हमें ऑप्शंस में तेरे को केवल मैग्नीट्यूड बता रखा है, सो 30 जो होगा दैट वुड बी द राइट आंसर, सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 फॉर यू। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 4m विच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू द, तो देखो एक 4m मास का पार्टिकल था, ठीक है, एक 4m मास का पार्टिकल था और ये रेस्ट पे था, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इसका 0 था, ठीक है। अब ये 3 मासेस में ब्रेक हो गया, m, m और 2m, ठीक है। सो इसमें दे रखा है कि m and 2m आर फाउंड टू मूव विथ इक्वल स्पीड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक मास जो है वो इधर जा रहा है v स्पीड से, एक मास 2m जो है वो इधर जा रहा है v स्पीड से। तो ऑब्वियसली बात है, देखो इन दोनों के मोमेंटम इसी लाइन के अलॉन्ग है। अब तीसरा पार्टिकल जो थर्ड बचा हुआ m मास का सेगमेंट है, वो अगर किसी भी और डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो नेट मोमेंटम 0 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर किसी और डायरेक्शन में, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये जो तीसरा मास है उसको भी इसी लाइन के अलॉन्ग जाना पड़ेगा, मे बी विथ सम अननोन स्पीड, पर ये अननोन भी निकालना बहुत आसान है। नेट मोमेंटम हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पे देखो टोटल लेफ्टवर्ड मोमेंटम कितना हुआ, mv + mv प्राइम, टोटल राइटवर्ड मोमेंटम कितना हुआ 2mv, यहाँ से क्या पता लग रहा है v प्राइम = v आ गया, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली v स्पीड से ही जा रहा है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई बताओ कितनी मैकेनिकल एनर्जी रिलीज हुई है कोलिजन में। तो जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, यहाँ पे अजम्पशन ये है कि ना कोई हीट प्रोड्यूस हुई है ना कोई साउंड प्रोड्यूस हुई है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर हीट और साउंड प्रोड्यूस हुई होती तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते क्वेश्चन में। हाँ, हमको बताना मैकेनिकल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। तो इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई वो देख लो, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी ½ mv² + ½ mv² + ½ 2mv², ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये 2mv² हो गई। क्लियर है? सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक बुलेट आके एक ब्लॉक को स्ट्राइक कर रही है और उसमें एम्बेड जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये सॉल्व करेंगे कि जब ये ब्लॉक रेस्ट पे है और इसका मास m है और बुलेट आ रही है स्मॉल m मास की v0 वेलोसिटी से, और फिर ये जब इस ब्लॉक का हिस्सा बन गई है, ठीक है, तो ये ब्लॉक जिस वेलोसिटी से जाएगा वो वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये हम निकालेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। हम लिखेंगे mv0 + कैपिटल M × 0 = कैपिटल M + स्मॉल m × v। तो यहाँ से v आ जाएगा स्मॉल m × v0 अपॉन स्मॉल m + कैपिटल M। तो इस स्पीड के साथ ही चलने लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये बताओ। तो अब इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है और इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जब स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस समय स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हम लिखेंगे ½ × मास ऑफ दिस ब्लॉक विच इज m + m × v²। v यहाँ पर हो जाएगा m v0 अपॉन स्मॉल m + कैपिटल M। तो ये एनर्जी जब स्प्रिंग एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो वहाँ से जो x आएगा दैट वुड बी द मैक्सिमम कंप्रेशन। तो देखो ये ½ और ये ½ कैंसिल हो जाएगा, एक m + m भी कैंसिल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये बच जाएगा m² v0² अपॉन m + m, ठीक है। एक m + m कैंसिल हो गया है, नीचे k भी आ जाएगा और इस पूरे का रूट ले लेंगे, इससे हमें x मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है दिस लुक्स लाइक द मैचिंग वन।
क्लियर है बच्चों? सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन टू दिस. क्लियर? नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 9. ओके, सो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. इस क्वेश्चन में एक तो हम ये बात यूज़ करेंगे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को, एक पेंडुलम को सपोज h हाइट से रिलीज़ करते हैं, तो जब वो नीचे पहुंचता है तो उसकी जो स्पीड होती है ये √2gh होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मास, इररेस्पेक्टिव ऑफ मास. तो यहाँ पे हमने एक m1 मास को रिलीज़ करा, ये h हाइट से नीचे आया और ये यहाँ पे आके जब टकराएगा तो टक्कर से ठीक पहले इसकी स्पीड √2gh रही होगी. ठीक है, टक्कर के बाद ये दोनों एक सिंगल पार्टिकल बन जाते हैं और उस सिंगल पार्टिकल की जो स्पीड आएगी उसको v प्राइम कह लेते हैं. v प्राइम बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला था, यानी कि मैं लिखूंगा m1 मास √2gh स्पीड से आ रहा था, m2 मास रेस्ट पे था, बाद में ये कंबाइंड ब्लॉक बन गए. ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v प्राइम हो गई. तो v प्राइम कितनी हुई? v प्राइम हो जाएगा m1/m1 + m2 इंटू √2gh. ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे वेलोसिटी मान लो v प्राइम हो गई है, ठीक है, तो ये कंबाइंड ब्लॉक जो हाइट तक पहुँचेगा, ठीक है, इस हाइट को मैं h डैश कह देता हूँ. ठीक है, तो ये h डैश क्या होनी चाहिए? अगर ये v है तो ये √2gh डैश होनी चाहिए. h डैश हाइट से रिलीज करने पे, नीचे पहुँचने पे स्पीड v प्राइम होती. ठीक है, तो v प्राइम को हम √2gh डैश लिख सकते हैं. यहाँ से सॉल्व करेंगे. जैसे नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रूट दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, या चलो स्क्वायर नहीं भी करते हैं. इस h प्राइम की वैल्यू हमें गिवन है, h प्राइम की वैल्यू यहाँ पे जगह है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो हम सॉल्व कर रहे थे m1/m1 + m2 √2gh इज इक्वल्स टू √2gh प्राइम. h प्राइम है h/4. दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, या स्क्वायर मत करो, चलो ये बन जाएगा m1/m1 + m2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, हाफ बाहर आ जाएगा और √2gh रह जाएगा. ठीक है, यहाँ पे भी √2gh था तो ये कैंसिल हो गया. तो 2m1 इज इक्वल्स टू m1 + m2. तो यहाँ से m1 इज इक्वल्स टू m2 आ गया, यानी कि जो रेशियो आएगा वो 1 आ जाएगा. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है बच्चों? तो इसका ऑप्शन ए जो होगा दैट वुड बी द राइट आंसर. क्लियर? एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ तुम्हें. मतलब सॉल्व तो इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ. 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखने का एक तरीका होता है. ये होता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 + m2, ठीक है, इंटू u1 - u2 रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, प्लस हाफ कैपिटल M VCM स्क्वायर, वेयर कैपिटल M इज द टोटल मास एंड VCM इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो ये बहुत, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें मान लो दो ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इनको कुछ वेलोसिटीज देके मैंने छोड़ दिया है, तो ऐसे में सेंटर ऑफ मास की ना कुछ वेलोसिटी आती है. जैसे सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी होगा वो किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा और ये इस वेलोसिटी से ट्रैवल करता रहता है, ये चेंज नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. ये ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वाया द स्प्रिंग, तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. तो सेंटर ऑफ मास अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा. ठीक है, वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा. तो जिस समय ब्लॉक में मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, ठीक है, जिस समय ब्लॉक में मैक्सिमम इलोंगेशन होता है उस समय ब्लॉक की वेलोसिटीज इक्वल हो जाती है, यानी कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है. ठीक है, और ये तो तब भी चल रहा होता है, यानी कि मैक्सिमम इलोंगेशन के समय, ठीक है, जैसे ये काइनेटिक एनर्जी है अभी, ये इसको इनिशियल लिख देता हूँ मैं. ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन के समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, नॉट काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम होने की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम इलोंगेशन के समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, के एट मैक्स इलोंगेशन, ठीक है, उसमें देखो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 बिकॉज यू रिलेटिव 0 है, और ये अभी भी ऐसा ही रहेगा. ठीक है, और मैक्सिमम इलोंगेशन पे जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर. और इनिशियली कितनी थी, इनिशियली स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन ही नहीं था. तो अगर मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी को इस समय इक्वेट करता हूँ, ठीक है, तो देखो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा. मतलब वी विल गेट हाफ इनटू दिस वैल्यू, ठीक है, विच इज m1 + m2 अपॉन m1 + m2 इंटू
u रिलेटिव स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इसको यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकाला जा सकता है। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी और तुम्हें दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी बताई जाती है और फिर पूछा जाता है कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना होगा, तो तुम इस से जो आंसर आ रहा है उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। क्या आ रहा है, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा तो x हो जाएगा, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। ठीक है, तो m रिड्यूस्ड इंटू यू रिलेटिव स्क्वायर बाय के एंड रूट ऑफ दिस। तो तुम इसे ना एक जनरल फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। अब मैं इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। जैसे रिड्यूस्ड मास कितना है पहले वो निकाल लेते हैं। तो रिड्यूस्ड मास है m1 इंटू m2 यानी कि 18 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 9। सो रिड्यूस्ड मास इज 2 kg। ठीक है, तो x मैक्स जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ 2 kg इंटू रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। ये 1 से लेफ्ट में जा रहा है और ये 2 से राइट में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 3। सो 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। अब इस क्वेश्चन में k है 200, तो ये बन गया देखो 3/10, ये मीटर्स में आ जाएगा। सो 30 सेंटीमीटर वुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है बच्चों, तो तुम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो जो कि अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Alright, so on that note guys, I will finish today's session. I hope you enjoyed the entire series and also enjoyed today's session. You'll see me more. I'll come with 4 mini mock tests. We'll do that in which we are going to solve miscellaneous questions, like questions from any topic will come and we will solve them. I'm going to do that live. So I hope you will join me in my live sessions and we'll have fun. You give me the answers, I'll show you the questions, you give me the answers, and then I'll tell you how to do those questions. Alright, I'll see you very soon students. Take care. Bye-bye.